चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार प्रेस का न्यू प्रैक्टिस सेट है जो सर करवा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसका टेस्ट हुआ था 21/6/2024 को टेस्ट हुआ था। इसी का 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले जो है ना 3 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके देख लीजिए, उसका स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और पहले भी इसका जो है ना क्लास में करवाए थे 10 प्रैक्टिस सेट, 1 महीना पहले सर करवाए थे, उसका भी हम क्लास करवा चुके हैं। और ये न्यू सिलेबस पे न्यू प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सर क्लास में, उसी का प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट नंबर 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा और क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब तक क्लास को पूरा लास्ट नहीं देखिए तब तक याद होने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हर क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन ना आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और इसका डिटेल पीडीएफ है, इसमें इसमें क्या दिए हैं सर, इसका डिटेल भी दिए हैं इस सेट में, हर सेट में डिटेल भी दिया हुआ है। तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। जो क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट करवाएं सारा देख लीजिएगा, और उसके पहले 1 महीना पहले जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे 10, उसको भी देख लीजिएगा। सारे सेट को रिवीजन करते रहिए, बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, आंसर आप लोग को देना है। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कोशिका झिल्ली, कह रहा है कोशिका झिल्ली का तरल किमीर, कह रहा है कोशिका झिल्ली का तरल किमीर नमूना, उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो क्या होगा? सिंगर व निकोलसन। हाँ, तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगर व निकोलसन। क्या है? सिंगर व निकोलसन। तो कह रहा है कोशिका झिल्ली का तरल किमीर नमूना, उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सिंगर व निकोलसन। ठीक है, याद रखिएगा। तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल किमीर जो है ना तरल किमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अनुसार लिपिड का अर्धर तरलीय प्रकृति कारण द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली एक अर्ध क्या है? तो अर्ध परागर्मी झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होता है एक अर्ध परागर्मी झिल्ली होती है, जिसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करता है? निर्धारण करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है? कौन नहीं है? किडनी नहीं है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी नहीं है, लेकिन कर्ण पल्लव है, त्वचा के बाल है, अपेंडिक्स है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है? तो किडनी नहीं है, लेकिन कर्ण पल्लव है, त्वचा के बाल है, अपेंडिक्स है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक कौन सा है? बताइए, डबल रोटी के निर्माण में। सैक्रोमाइसेज। तो 3 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसेज है। क्या है? सैक्रोमाइसेज। तो कह रहा है डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक कौन है? तो सैक्रोमाइसेज है। क्या है? सैक्रोमाइसेज। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि निषेचन की क्रिया होती है, कहाँ होती है? बताइए, निषेचन की क्रिया बोले तो। अंडवानी में। हाँ, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। याद रखिएगा। तो निषेचन की जो क्रिया होती है कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, और योनि के द्वारा शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुँचता है, और गर्भाशय निषेचन के बाद बने भ्रूण पर आश्रय प्रदान करता है और उसे पोषण एवं जो है ना सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे कह रहा है कि अनानास का खाने योग्य भाग कौन सा है? बताइए, अनानास का खाने योग्य भाग बोलेगा तो। परिदल पुंज। हाँ, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, परिदल पुंज है। क्या है? परिदल पुंज है। अनानास का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो परिदल पुंज है। क्या है? परिदल पुंज। क्या है? परिदल पुंज। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान पे देखिएगा, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन को हम हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यान पे देखिए। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं? बताइए, किसे मेडन हेयर ट्री कहते हैं? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिंगो बाइलोआ। जिंगो बाइलोबा कहते हैं। धानी में से किसे मेडन हेयर ट्री कहते हैं? तो जिंगो बाइलोबा कहते हैं। तो किसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं? तो जिंगो बाइलोबा। आइए क्वेश्चन रही 7 पे कह रहा है कि बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? साइटोकाइनिन का। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन का। क्या होगा? साइटोकाइनिन का। तो कह रहा है बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? तो साइटोकाइनिन का। आइए कह रहा है CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है, किसके लिए? तो क्या होगा? रोगी के प्रतिरोधक क्षमता का आकलन हाँ, करने तो के लिए। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोगी की प्रतिरोधक क्षमता आकलन करने के लिए। तो कह रहा है कि CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है, किसके लिए? तो रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो CD4 काउंट परीक्षण का उपयोग होता है। ठीक है, आगे आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर
देखिए पारित क्वेश्चन कीजिए। नंबर 9 है ना, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है, बताइए क्या होगा। अष्टांशियम 90। हाँ, तो नो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टांशियम 90 कारण। तो कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है, तो अष्टांशियम 90 90 कारण है, मतलब 90 कारण। आगे कह रहा है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि किसने, कह रहा है कि किसने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेगी, किसका कथन था। अलीवर्दी खान। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, अलीवर्दी खान का था। किसका था, अलीवर्दी खान का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, अगर किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर क्या करेगी, तो मार डालेगी, किसका, अलीवर्दी खान का है। ठीक है, याद रखिएगा, यह कथन अलीवर्दी खान का है। और याद रखिएगा 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में तत्कालीन बंगाल के नवाब को हराकर अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, तो 1740 के गिरिया युद्ध जो हुआ था ना, गिरिया युद्ध कब हुआ, 1740 में हुआ था। और इसी युद्ध में जो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर कौन था बंगाल के गिरिया का जो युद्ध हुआ था ना, 1740 में हुआ था। और गिरिया के युद्ध में तत्कालीन जो बंगाल के गवर्नर नवाब थे उनको हराकर अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस सिख गुरु की चेचक, कह रहा है किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हुआ था, क्या हो बताइए, क्या इसका आंसर होगा। गुरु हरकिशन। तो 11 का राइट गुरु आंसर होगा ऑप्शन हरकिशन। नंबर ए, गुरु हरकिशन। ठीक है, गुरु हरकिशन। तो कह रहा है किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हुआ था, गुरु हरकिशन का हुआ था। और याद रखिए ना, ये जो है गुरु के कैमे गुरु थे, 8वें गुरु थे, कैमे गुरु थे, 8वें गुरु थे। ठीक है, तो सिखों के 8वें गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्होंने दिल्ली मुगल दरबार में जाकर औरंगजेब का गुरु पद के बारे में समझाया था। तो गुरु हरकिशन कैमे गुरु थे सिख के, तो 8वें गुरु थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन रहे 12 पे। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि संवाद कौमुदी, कह रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था किस भाषा में, बताइए तो क्या होगा। बांग्ला भाषा में। तो 12 बांग्ला का राइट भाषा आंसर में। होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला भाषा में। क्या होगा, बांग्ला भाषा में। तो संवाद कौमुदी प्रकाशन किया गया था बांग्ला भाषा में। तो याद रखिएगा कि 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया था। तो पुस्तक पूछेगा ना कि संवाद कौमुदी किसका पुस्तक है, तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक, याद राजा रखिएगा। ठीक राम है, राय का और इसका जो प्रकाशन 1821 में। 1821 में प्रकाशन किए थे। ठीक है, और सती प्रथा के विरोध के लिए इन्होंने अपनी इस पत्रिका का प्रयोग किया था। पूछेगा क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का प्रयोग किया था, तो संवाद कौमुदी किया था। ठीक है, संवाद कौमुदी का। संवाद और कौमुदी का संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया था, तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बांग्ला भाषा और में लिखा संवाद गया कौमुदी के था। लेखक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। कब लिखे थे, राजा राम मोहन तो राय 1821 में लिखे थे। ठीक 1821 है, में। ये सब याद रखिएगा, ये सब तो कंठस्थ होना ही चाहिए। आगे क्वेश्चन है 13 कह रहा है कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था, तो क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामीनेत्रनाथ टैगोर। सोमेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो कह रहा है क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, तो सोमेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। ठीक है, 1934 में हुआ था। और इसके जो है कौन गठन किए थे, सोमेंद्रनाथ टैगोर किए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया था, क्या होगा। दिल्ली में। दिल्ली में। कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, क्या होगा, दिल्ली में स्थापना किया गया था। तो कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था। तो याद रखिए इसका जो गठन है ना, दिल्ली में ही स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। कब किया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था। कब किया गया था, 1928 में, याद रखिएगा। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। और इसके सदस्य में भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल, युगोज चंद्र चटर्जी आदि शामिल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि पेरिस की संधि कब हुआ था, बताइए पेरिस की संधि कब हुआ था। 1776 में। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1783 में हुआ था। कि 1783 में हुआ था, याद रखिए कितना, 1783 में हुआ था पेरिस की संधि। 1783 है। हाँ, पेरिस का संधि हुआ तो 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया था और अमेरिकी बस्तियां ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गई थी। आइए क्वेश्चन 16 करा है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है, कहाँ से मिला है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से मिला है। कहाँ मिला है, धौलावीरा से मिला है। तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है, कहाँ से, धौलावीरा से। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए कौन थे, तो क्या होगा।
17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहा है कि गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए क्वेश्चन 18 का इनमें से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? कौन थे? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख सिहाबुद्दीन थे। कौन थे? शेख सिहाबुद्दीन। करनीन में से कौन सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे? शेख सिहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का है कि शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन होता था? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, सर ए नौबत। क्या है? सर ए नौबत। ठीक है। तो शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर ए नौबत होता था। आइए क्वेश्चन 20 का रहा है कि मगध सम्राट बिंबिसार को सेनीय क्यों कहा जाता है? तो क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई सेना बना रखी थी। ठीक है। तो कह रहा है कि मगध सम्राट बिंबिसार को सेनीय क्यों कहा जाता है? तो अस्थाई सेना बना रखी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? बताइए क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र शुक्ल। क्या है? योगेंद्र शुक्ल। तो कह रहा है किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? योगेंद्र शुक्ल होगा, योगेंद्र शुक्ल है। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 तो रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको टिक कर दे रहे हैं। देखिए इसका जो दर्पण पे बताना है कि कौन सा दर्पण आकृति कैसा बनेगा। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आगे देखिए ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें भी फिल करना है। तो ये 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी है। इसमें क्या करना है ना, 21, इसमें क्या करना है, 19 को गुना कर देना है, मतलब 19 को और 16 प्लस 8 को जोड़ करके और उसको गुना करके 2 में फिर गुना कर देना है। ठीक है ना। आगे देखिए 24 का ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 25 का बोलेगा, 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 25 का डी होगा। क्या होगा? 25 का डी होगा, 25 का डी। 26 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको देखिए। कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल क्वेश्चन टैग्स। यहाँ पे कह रहा है यू आर नॉट श्योर, यहाँ पे क्या भराएगा? यू आर नॉट श्योर, तो इसका भराएगा ऑप्शन नंबर ए, आर यू। क्या होगा? आर यू। यहाँ पे क्या भराएगा? आर यू। यू आर नॉट श्योर, आर यू। ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे कह रहा है ही हैज वोन द मेडल फॉर द 12th टाइम। तो यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कह रहा है कि यहाँ पे स्पेलिंग क्या होगा? तो 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, TWELFT, 12th होगा। ठीक है ना। ये पे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये TWELFTH होगा, 12th होगा। ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन कह रहा है ना कि इसमें करेक्ट मतलब इनकरेक्टली है, इसमें वर्ड कह रहा है इनकरेक्टली वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी, मिनीचर होगा। क्या? मिनीचर होगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो मिनीचर में मतलब मिनीचर में 4th लेटर के बाद ए का प्रयोग होगा। क्या होगा? फिर 4th लेटर के बाद ए का प्रयोग होगा। ठीक है ना। इसलिए गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? MAINATU यहाँ पे लेटर, यहाँ पे MAINATURE होगा। ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आई क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डेबिट का क्या होगा? डेबिट का बोलेगा तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, डेबिट मतलब कर्ज होता है। ठीक है ना। तो इसका 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, एसेट होगा। एसेट मतलब पूंजी या संपत्ति होता है। ठीक है। तो एसेट मतलब क्या होगा? पूंजी या संपत्ति होता है। तो एसेट मतलब डेबिट मतलब कर्ज होता है, एसेट मतलब पूंजी या संपत्ति होता है। आई क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि क्रैक समवन अप मीन्स, कह रहा है क्रैक समवन अप मीन्स, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें क्या होगा? बताइए। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? टू मेक समवन लव होगा। क्या? टू मेक समवन लव। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु सेटल्स इन अदर कंट्री, वन हु सेटल्स इन अदर कंट्री, यहाँ पे क्या भरेगा? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमिग्रेंट। क्या है? इमिग्रेंट होगा। क्या होगा? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जो है ना वह जो दूसरे देश जाकर निवास करता है। ठीक है। अप्रवासी कहलाता है। ठीक है। यही बोला गया है। आई क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि व्हाट ए स्मॉल वर्ड फाइंड द करेक्ट अपोजिट मीनिंग। यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बोल रहा है कि क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज। क्या होगा? द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज होगा, द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज।
आगे क्वेश्चन 33 पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक सफोकेट ए नाउन, क्या भराएगा? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है यहाँ पे TION होगा, यहाँ पे होगा ना, FUWFOCATION होगा, ठीक है, तब पूरा होगा, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, TION भराएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आइए 34 पे कर है 34, देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द कप, बताइए क्या भरेगा, फिल इन द ब्लैंक, प्रीपोजिशन क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवन होगा, क्या है सम, तो देयर इज सम मिल्क इन द कप, क्या है, देयर इज सम मिल्क इन द कप। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को, क्या होगा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा थे, ठीक है। और नेक्स्ट था 11 दिसंबर को हुआ था 1946 को, उसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 36 कर रहा है कि इनमें से किस बात में कर रहा है, किस बात में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया है कि संविधान की मूल आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले 1967। तो करण इनमें से किस बात में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया है कि संविधान की मूल आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, तो गोलकनाथ बनाम राज्य मामले 1967। आगे क्वेश्चन 37 पे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि वह पूर्णतः राजनीति की निधि से प्रसिद्ध जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, किस अनुच्छेद में होगा? 15 के 3। हाँ, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, अनुच्छेद 15 का 2 होगा, क्या होगा, 15 का 2 होगा, 15 का 2 होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ 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 प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राजनिधि से प्रेषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 15 का 2 होगा, क्या होगा, 15 का 2, ठीक है। और अनुच्छेद 15 का 1 में क्या है, तो राज्य को आदेश दिया गया है कि जो है ना केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पे जो है कोई विभेद नहीं, मतलब कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 4 में क्या है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 के 5 में क्या गया है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आइए देखिए 15 का, अगर यहाँ पे अनुच्छेद 15 का 6 पूछेगा, इसमें जो 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया, इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में 10% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन 38 पे कह रहा है कि मादक पेय व हानिकारक, कह रहा है कि मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो क्या होगा? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, अनुच्छेद 46 है, क्या अनुच्छेद 46 है, क्या अनुच्छेद 46, यहाँ पे ना सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद 47 होगा, 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, अनुच्छेद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मादक पेय पदार्थ ना, अनुच्छेद 47 बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पे 46 नहीं होगा। तो कह रहा है मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 47 होगा, ठीक है। तो मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन प्रतिषेध अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 45 में क्या बोला गया है, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य द्वारा शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद अगर 46 का बात करें, इसमें क्या है 46 में, इसमें कहा गया है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य अर्थ संबंधी हितों की जो है ना हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है, ठीक है, ये 46 में है। 48 में क्या है, तो कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करने का प्रावधान करता है, ठीक है, अनुच्छेद 48 में। आगे क्वेश्चन 39 कर रहा है केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग, क्या होगा, वित्त आयोग, ठीक है। तो कह रहा है केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया गया, तो वित्त आयोग के द्वारा। आगे क्वेश्चन हमारे 40 पे कह रहा है कि देखिए 40 में क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष, सभी सारे जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है किस वर्ष भारतीय वन सेवा IF को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया, तो क्या होगा? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1966 में, क्या है, वर्ष 1966 में। तो कह रहा है किस वर्ष भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया, तो वर्ष 1966 में। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में
अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं, तो क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 10। क्या है? भाग 10। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर भाग पूछेगा तो 10, अनुच्छेद पूरा 244 होगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसमें जो है ना भाग 11 में क्या है बताइए? भाग 11 में बोलेगा तो संबंध है। क्या है? संबंध। क्या है? संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में क्या है बताइए? भाग 12 में क्या है? इसमें जो है ना मतलब विभिन्न निधियों की परिभाषा, संपत्ति रखने का अधिकार तथा संघ और राज्यों की सरकारों द्वारा उधार लेने संबंधी वित्तीय प्रावधान दिया गया है। ठीक है, भाग 11 में, सॉरी नहीं, भाग 12 में। ठीक है ना, और अब भाग 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है, भाग 13 में व्यापार मतलब भारत के भीतर जो है ना व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का संबंधी प्रावधान है। ठीक है, हाँ। आय क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि अनुच्छेद 247 के घ में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है, तो क्या होगा? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर इधर है बी। कर आए ना कि अनुच्छेद 247 के घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? तो इसमें बी नंबर क्या है? तो गलत है। क्या है? बी नंबर जो है ना 42 का बी नंबर क्या है? गलत है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण व फैसला संसद के स्वाविवेक पर होगा, ये गलत है। क्या है? गलत है। लेकिन सही क्या है? तो महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे, ये भी सही है। और पहला में क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। ठीक है, 240 के घ में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी गलत था। आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, तो क्या होगा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। क्या? 1998 में। तो कह रहा है कि प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1998 में किया गया था। 1998 में, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 44 पे कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और निवास शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 6 से 14। क्या? अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष। तो कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 6 से 14 तक। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में पैकेट के रूप में चलता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, फोटोन। क्या है? फोटोन। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। आगे क्वेश्चन 46 कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता ऐसे मात्रा क्या है, तो क्या होगा बताइए? ध्वनि की तीव्रता बोलेगा तो क्या है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाट मीटर प्रति स्क्वायर है। क्या है? वाट मीटर प्रति स्क्वायर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें जो है ना, इसमें बोल रहा है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में बदलता है, उसे जिसे फोटोन कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3.8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन में रहिए, 47 पे कह रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाए जाते हैं तथा उस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रवाह को क्या कहते हैं, तो देखिए क्या होगा? 47 का ऑप्शन नंबर तो ए सी होगा। क्या होगा? सीवेक प्रभाव कहते हैं। क्या होगा? सीवेक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आई क्वेश्चन 48 पे करें कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि क्या कारण है बताइए? क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल जो है ना चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे दिखाई कब देगा? तो चंद्रमा की पृथ्वी गति से कम है, बिल्कुल सही है। और चंद्रमा की परिक्रमण गति पृथ्वी घूर्णन गति से समान है, और पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष के तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 49 कह रहा है कि क्षारीय संचालक सेल में होता है, क्या होता है बताइए? कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है। 49 का ए नंबर। तो कह रहा है ना कि एक क्षारीय संचालक सेल में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है। क्या होता है? तो कांच संचायक सेल में होता है। तो कांच संचायक सेल में क्या होता है? तो कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है। ठीक है, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि
विद्युत घंटी, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? तो क्या होगा? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहा से। क्या होगा? नर्म लोहा से। तो कह रहा है विद्युत घंटी, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहा से। आगे क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि अपरूप के संदर्भ में सत्कथन की पहचान करें। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए। रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है। तो अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें तो ये इसमें कि सत्य सही कौन है? रासायनिक गुण एवं रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। आगे क्वेश्चन में रहिए 52 पे कर है वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? चैबरलिन तथा मॉल्टन ने। तो वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था चैबरलिन तथा मॉल्टन ने। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एल्ब्रूज व जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अतल पर्वतीय पठार है कौन सा? बताइए क्या होगा? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है, ईरान का पठार है। क्या? ईरान का पठार। तो कह रहा है एल्ब्रूज व जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार कौन सा है? तो ईरान का पठार है। क्या? ईरान का पठार है। ठीक है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जो है ना एल्ब्रूज व जैग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार ईरान का पठार अवस्थित है। अरब का पठार बोलेगा तो एशिया, अरब का पठार एशिया मध्य एशिया में स्थित है। युगाटन का पठार बोलेगा तो ये कहाँ? अलास्का में स्थित है। कहाँ? अलास्का में। ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 एडम स्मिथ। कह रहा है एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया था? क्या होगा? बताइए। 1776 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1776 में प्रकाशित किया था। याद रखिएगा द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की है। किसका है? एडम स्मिथ की है। यह पुस्तक कब प्रकाशित किया गया था? 1776 में प्रकाशित किया गया था। आगे क्वेश्चन 55 कह रहा है कि पहली बार राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स दिया था। कौन दिया था? कार्ल मार्क्स दिया था। पहली बार राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो क्या होगा? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कुजनेट्स को। क्या है? साइमन कुजनेट्स को। ठीक है। तो कह रहा है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे मानते हैं? साइमन कुजनेट्स को मानते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन संधावन कर रहा है किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? क्या होगा? तो या इसका क्या होगा? संतावन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। कितना से कितना था? 56 से 61। ठीक है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। आगे क्वेश्चन 58 कह रहा है कि भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो कह रहा है भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे क्वेश्चन 59 कह रहा है कि मूल्य वर्धित कर वैट का सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया था? क्या होगा? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। तो कह रहा है मूल्यवर्धित कर बीएटी का सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। आगे क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि जीएसटी परिषद कह रहा है कि जीएसटी परिषद संरचना गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो क्या होगा? 50%। 50% होनी। कितना? 50%। तो कह रहा है जीएसटी परिषद संरचना की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो 50% होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो क्या आधारित थी? तो क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना रहेगा ना तो हेराल्ड डोमन हाँ। मॉडल तो इस पे। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था। ठीक है। याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। इस योजना में कृषि का उच्च प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है। अब 62 का देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और आगे देखिए 63 का राइट आंसर क्या होगा? 63 का ऑप्शन नंबर होगा डी, 63 का डी होगा। 64 का बात करें, 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 64 का डी। और 65 का बात करें, 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी।
66 का बात करें, 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 40%। 67 का बोले तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 67 का डी होगा, क्या होगा, डी होगा, डी। 68 का बात करें, 68 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 68 का ए होगा, क्या, 68 का ए। 69 का बात करें, 69 का कह रहा है कि ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 12.5%। अब आई क्वेश्चन 70 पे। यहाँ से देखिए जी के क्वेश्चन है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला के साथ प्रदेश कौन सा है, बताइए क्या होगा। क्या होगा, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, लक्षद्वीप है, क्या है, लक्षद्वीप। तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो कहाँ है, दादरा नगर हवेली है, कौन सा, दादरा नगर हवेली। और लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं निवास करती। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि कौन सा यूटी में जो है कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता है, तो क्या होगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ना कोई भी अनुसूचित जाति नहीं निवास करती है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो चीन का है, किसका है, चीन का है। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है कि देहरादून और हरिद्वार स्थित है, बताइए किस घाटी में स्थित है, किसके बीच स्थित है, देहरादून और हरिद्वार बोलेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो है ना देहरादून हरिद्वार स्थित है। तो देहरादून हरिद्वार स्थित है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है। देहरादून और हरिद्वार स्थित है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बीकानेर है, क्या है, बीकानेर। बीकानेर कहाँ है, तो राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान में। तो याद रखिएगा ना कि इसका जो है ना भारत में ग्रीष्म ऋतु का में सबसे गर्म स्थान बोलेगा तो बीकानेर राजस्थान में है। इसमें है मिलान करना है, असत मिलान करें, इसमें असत का मिलान चयन करें। इसमें असत कौन सा है, भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र दिया हुआ है और इसमें राज्य दिया हुआ है, कौन सा भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में जो है स्थित है उसके बारे में दिया हुआ है। इसका तापा पानी जो है ना ताता पानी बोलेगा तो भूतापीय ऊर्जा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। ताता पानी भूतापीय ऊर्जा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। और तप्त पानी बोलेगा भूतापीय ऊर्जा कहाँ है, तो उड़ीसा में। एक ताता पानी है, एक तप्त पानी है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर ताता पानी बोलेगा तो है ना छत्तीसगढ़ में, तो ताता पानी बोलेगा छत्तीसगढ़ में है, तप्त पानी बोलेगा तो उड़ीसा में हो जाएगा। और तपोवन बोलेगा तो बिहार में नहीं है, तपोवन कहाँ है, तो इसका तपोवन हो जाएगा ना, तपोवन जो है बिहार में नहीं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा, कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और अनहोनी बोलेगा तो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, तो बिल्कुल सही है। ताता पानी बोलेगा तो छत्तीसगढ़, और तप्त पानी बोलेगा तो उड़ीसा, और तपोवन बोलेगा तो उत्तराखंड, अनहोनी बोलेगा तो मध्य प्रदेश। ये सभी क्या था, भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र था, ठीक है। आगे क्वेश्चन में 75 का रहा है, 75 का रहा है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो क्या होगा, ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी पे है, क्या, इंद्रावती नदी पे है। तो कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, इंद्रावती नदी पे स्थित है। आगे क्वेश्चन 76 का रहा है कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1784 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो कह रहा है कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 1784 वर्ग किलोमीटर में। तो कह रहा है कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 1784 वर्ग किलोमीटर में कैमूर का पठार फैला हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि बिहार की कौन सी नदी कर्नाली और शिखा के नाम से जाना जाता है, बताइए कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा नदी, क्या है, घाघरा नदी। तो बिहार की कौन सी नदी क्या है, करनाली और शिखा के नाम से जानते हैं, तो घाघरा नदी को जो है ना बिहार में करनाली और शिखा के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिलता हुआ ये सब क्वेश्चन। तो घाघरा नदी को जो है ना करनाली और शिखा के नाम से जानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का है, कह रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवियत्री की है। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवियत्री की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा का है, किसका है, महादेवी वर्मा का है। और कमायनी किसका पुस्तक है, कमायनी बोलेगा तो महादेवी वर्मा का ही पुस्तक, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा ना, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का है। और महादेवी वर्मा को जो है ना आधुनिक काल का मीरा कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक काल का मीरा किसे कहते हैं,
तो महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। आधुनिक काल का मीरा बोलेगा तो किसको कहते हैं, तो महादेवी वर्मा को, ठीक है। और साथ ही अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं इत्यादि ये सब इन्हीं का है। आज छायावाद जो है ना, छायावाद की काल सीमा 1918 से 1936 तक माना जाता है, इन्हीं के काल में हुआ था ये सब। आगे क्वेश्चन 79 पे ये कह रहा है कि किसे, यहाँ पे ना कमायनी का यहाँ पे जयशंकर प्रसाद होगा, ना कि महादेवी वर्मा होगा, ठीक है ना। कमायनी का बोले किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। महादेवी वर्मा कुछ कोई और पुस्तक है, गलती से बोल दिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में रही 79 पे, कह रहा है दिमाग में वही था, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे, ये कर 79 में क्वेश्चन कर रहा है कि किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है, तो क्या होगा। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन को, ठीक है। नागार्जुन को नहीं कह सकता है, ठीक है। तो नागार्जुन को नई कविता के कवि नहीं कह सकता है। नई कविता के कवि कौन कौन है, तो याद रखिएगा ना कि आगे है धर्मवीर भारती, असरामेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, कुंवर नार, ये सब क्या है, तो नई कविता के कवि हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में रहिए 80 पे, कह रहा है कि उसकी माता जी बीमार है, कह रहा है कि उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए क्या होगा। उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो याद रखिए इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, अनपुरुषवाचक। क्या होगा, अनपुरुषवाचक, याद रखिएगा। तो उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो अनपुरुषवाचक है, याद रखिएगा ना। इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, देखिए इसका जो है ना, उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में उसकी अनपुरुषवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम के जो है ना कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। अगर पूछ देगा क्वेश्चन में, हो सकता है बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछ ही दे, तो सर्वनाम के जो है ना 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, एक होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हम लोग पहले पढ़े थे 10th वगैरह 9 में, तो सर्वनाम जो होता है ना 6 भेद होता है। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अच्छा छठा है निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो याद रखिए सभी 6 जो है ना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि अपने आप यह काम सीख लूंगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, क्या है बताइए। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप है, क्या है आप। अपने आप में यह काम सीख लूंगा, अपने आप में यह काम सीख लूंगा, वाक्य में बोल रहा है निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो याद रखिएगा जो है ना आप है, क्या है, आप है। जैसे अपने इसमें क्या क्या होता है ना, निजवाचक में कौन कौन आता है, अपने आता है, आप आता है, निजी आता है, खुद आता है, स्वयं आता है, मतलब खुद को आता है तो निजवाचक, ठीक है। आगे कह रहा है कर्म के आधार पर, कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो बताइए क्या होगा। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। हाँ, तो याद रखना कि कर्म जो है ना, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है सक्रामक क्रिया होता है, एक होता है आक्रामक क्रिया होता है। तो याद रखिए एग्जाम्पल याद रखिए, सक्रामक क्रिया किसे बोलेंगे, तो राम आम खाता है, क्या है, सक्रामक क्रिया है। राम आम खाता है तो सक्रामक क्रिया है, और सीता बाजार जा रही है तो ये भी सक्रामक क्रिया है। अगर आक्रामक क्रिया का बात करें तो रोहित रोता है, ये क्या है, आक्रामक क्रिया है। तो नमा अगलो दोस्त। आ रहा है कि पंकज हंसता है, ये भी ना आक्रामक क्रिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 83 में क्वेश्चन कर रहा है सदा एक सा रहना, भावार्थ के उपयुक्त लोकांकित क्या है, बताइए। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढाक के 3 पात, ठीक है, ढाक के 3 पात। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, उसमें हम गलती बोल दिए थे। कह रहा है कमायनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बताइए क्या है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तनी संबंधी है, क्या है, वर्तनी संबंधी है, ठीक है, यह शुद्धि है। तो कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में वर्तनी शब्द त्रुटि है और रचयिता का प्रयोग गलत है, यहाँ पे सही रचयिता होगा, ठीक है, रचयिता होगा, इसलिए यहाँ पे ना ये है। आगे क्वेश्चन 85 कर रहा है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, बताइए क्या होगा। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माल है, क्या है, माल। तो कह रहा है ना कि माल शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन, हस्ताक्षर तथा होश हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन, होश और हस्ताक्षर जो है बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन माल जो है एक वचन में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ याद रखिएगा ना कि जैसे माल, जैसे क्या है ना कि कुछ हमेशा जो होते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने आपके दर्शन कर लिए, ये भी क्या है, बहुवचन में है। शेर को देखते ही मेरा होश उड़ गया, क्या है, बहुवचन का शब्द है। ऐसे ही कुछ है, ये सब याद कर लीजिएगा। बाकी हम PDF भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत के अनुसार असत कथन कौन है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है,
परमाणु के अंदर अधिकांश भाग भरा होता है, ये गलत है। ठीक है, इसमें सही क्या है? तो कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु ना भारी नाभिक होता है। ये बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन बी क्या था? गलत था। ठीक है, और सी कह रहा है कि परमाणु गोलीय आकार का होता है, बिल्कुल सही है। और परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। कह रहा है परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। तो ए सी डी क्या है? तो सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए सी डी क्या है? सही है। आगे क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु के संबंध में सत्य है, क्या है बताइए? तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी क्या है? सत्य है। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में सभी जो है अर्ध आयु के संबंध में कौन सा सत्य है? तो सभी सत्य है। यह रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है ना, यह हमेशा एक समान रहता है, बिल्कुल सही है। और यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही है। और अर्ध आयु जो है ना T/1/2 बराबर 0.693 बटा लैम्डा होता है। तीनों कथन क्या है? सही है। 88 पे यही करा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने दिया। कौन दिया? फैराडे ने। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए। अब फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है ना कि जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी प्रेरित वाहक बल के कारण इसे बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये प्रथम नियम है। आगे क्वेश्चन 89 पे कह रहा है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ बोलेगा तो ऑप्शन नंबर बी, क्या है? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, अगर 90 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में किस धातु का तार रखा रहता है? तो क्या होगा? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। आगे क्वेश्चन में कहने पे कह रहा है कि विस्की बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? विस्की बनाने में इसका प्रयोग करते हैं ब्लू आइस का। क्या है? ब्लू आइस का प्रयोग जो है ना विस्की बनाने में करते हैं। ठीक है, आगे 92 पे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो समान सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है सी जो है ना CxH2O बाई होता है। CxH2O बाई होता है। ठीक है, होल जो है ना बाई है। इसका 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है कि अल्ट्रा लो सफर डीजल के रूप में जाना जाता है किसको? अल्ट्रा लो सफर के डीजल के रूप में जानते हैं किसको? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिटी डीजल। क्या है? सिटी डीजल। नेक्स्ट कह रहा है कि शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है, क्या रहता है? शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से क्या रहता है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिरिसिल पोमिटेट रहता है। क्या? मिरिसिल पोमिटेट रहता है। ठीक है, तो शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से मिरिसिल पोमिटेट रहता है। आर्कानोवा मोम जो है ना ताड़ के पत्तों से में जो है ना मिरिसिल सेराटेटा जो है ना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 95 कह रहा है कि आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोट्राइमेथिल ट्राइनाइट्राएमीन। कारण आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन। नेक्स्ट 96 पे कह रहा है जनजातीय गौर करेगा ना कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होता है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। आगे 96 कह रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है, 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। तो 15 नवंबर क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव मतलब जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। आगे 97 पे कह रहा है चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में सोमनाथ इसरो का अध्यक्ष थे के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? सबको पता है, बहुत बार करंट का क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं, बताइए। मोहन कुमार, ऑप्शन नंबर ए मोहन कुमार है। ठीक है, अब बताइएगा चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया था? कौन सा व्हीकल से? LV-M3 M4 से। ठीक है, और चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को। और लैंड कब किया था? 23 अगस्त को। ठीक है, और जिस दिन लैंड किया था उस दिन, जिस दिन लैंड करेगा उस दिन क्या मनाते हैं? मोदी जी बोले अंतरिक्ष दिवस। क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है ना। आगे 98 नंबर आइए, करा कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? क्या होगा 98 का? ऑप्शन नंबर ए होगा ऑपरेशन दोस्त। क्या? ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, आगे करा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 99 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतुराज अवस्थी। क्या है? ऋतुराज अवस्थी। तो कह रहा है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज को क्या है? अवस्थी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 21वें बोलेगा ना, 22वें तो ऋतुराज अवस्थी हैं, लेकिन इसके पहले कौन थे? तो बलवीर सिंह चौहान थे। ठीक है, याद रखिएगा। 22वें बोलेगा तो विधि आयोग के अध्यक्ष बोलेगा ऋतुराज अवस्थी,
और एक इसमें बोलेगा तो बलवीर सिंह चौहान। आगे लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो क्या होगा? 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मरचा चावल कहाँ का है? तो बिहार का है, याद रखिएगा। तो मरचा चावल जो है ना बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण का उत्पाद है। कहाँ के? पश्चिमी चंपारण का उत्पाद। अगर पूछेगा कि मरचा चावल किस राज्य में, बिहार का किस जिला में है, तो पश्चिमी चंपारण का है, ठीक है, उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा क्या कौन कौन सा है? शाही लीची है, भागलपुर, शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, भागलपुर का कतरनी चावल है, तसर सिल्क है, जर्दालू आम है, मगही पान है, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना मखाना आदि को जो है ना बिहार का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये सेट नंबर था 4। सेट नंबर 4 खत्म हो गया। सेट नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी पिछले क्लास जो हुआ है उसको देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेट नंबर 5।